कल हमारे शो में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एमडी आए हुए थे, कल नहीं एक्चुअली परसों थे, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोग प्रॉपर्टी में कल थे रियली यू आर लूजिंग द ट्रैक ऑफ द टाइम एज वेल। कितना मतलब के मौके को जाने देना, आप बता दें कि क्या बात क्या हो रही है। पाकिस्तान में लोग प्रॉपर्टी में तो सरमाया लगाते हैं मगर स्टॉक में कम। मगर ऐसे लोगों का क्या कीजिए जो प्रॉपर्टी में पैसा तो लगाते हैं लेकिन लगता है बस शौक से। अमेरिका के इन्वेस्टमेंट ग्रुप के मालिक केन ग्रिफिन ने पहले तो लंदन में 200 साल पुराना घर खरीदा, which I'm really looking forward to that. It must be really interesting. आपको तो जैसे इनवाइट किया हुआ है ना इसमें। Victorian होगा। 200 साल पुराना घर खरीदा जिसकी कीमत कोई सिर्फ लगभग 12 करोड़ 20 लाख डॉलर थी, और फिर अगले ही दिन न्यूयॉर्क में एक पेंट हाउस भी खरीद लिया। मतलब पैसे बड़े हुए थे ना फजूल के फालतू, तो उन्होंने कहा ये भी ले लिया, और इसे उन्होंने प्रॉपर्टी का महंगा तरीन सौदा कहा जा रहा है, यानी कि अब तक का सबसे महंगा कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा किसी ने खरीदा हो तो ये होगा। इस पेंट हाउस की कीमत कितनी होगी अंदाजा करें? couple of $100 million जनाब 23 करोड़ 100 नहीं 23 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं। ओह माय गॉड, तो अगर पाकिस्तानी रुपयों में देखेंगे तो ये बात आपको पता है कहाँ तक पहुँच जाएगी? कोई लगभग 1 अरब से ऊपर तक बात चली जाएगी। और लेकिन आप प्लीज़, इट्स प्रॉपर्टी एज दे से इज़ ऑल अबाउट लोकेशन, तो लिहाजा आप लोकेशन ज़रा चेक करें। ये बिल्कुल मुझे सेंट्रल पार्क नज़र भी आ रहा था न्यूयॉर्क में, और कहीं वहाँ उन्होंने पेंट हाउस लिया हो तो आप व्यू ज़रा चेक करेंगे क्या होगा। उसके लिए लोग करोड़ों दे देते होते हैं अब्दुल्ला, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह जिस तरह आज आप तैयार हुए हैं तो लगता है कि करोड़ तो आपके पास भी कोई होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब who wears a muffler like this in the neck? Only very rich people, only wealthy people। तो आप क्या मतलब कुछ मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है दिस फैशन हमेशा वापस आता है, सो दीस ट्रेंड्स आर कमिंग बैक इन लाइन। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको हमने हाईलाइट करना है। नकीबुल्ला केस की इंक्वायरी रिपोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट में अमन और अमान केस की समाअत हो, या फिर अमल का वाकया। कराची पुलिस हर जगह हमें कसूरवार नजर आ रही है। सिंध हुकूमत अस्पतालों को इलाज का पाबंद करने का बिल तो ले आई, लेकिन पुलिस की गफलत, लापरवाही और लाकानूनियत का मामला भी तो तवज्जो तलब है। नकीबुल्ला कत्ल केस की तहकीकात करने वाली कमेटी ने नकीब समेत 4 अफराद का कत्ल मावरा अदालत करार दिया, जिसके बाद कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्ला और दीगर के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात खत्म करने की रिपोर्ट भी मंजूर कर ली। और आपको बताएं कि दूसरी जानिब कराची रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ने अमन और अमान की सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया है। जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल से मुकालमा किया कि पुलिस का रवैया और कारकर्दगी शर्मनाक है, ख़त्म कर दें ऐसी पुलिस, कोई दूसरी फोर्स लाएं। इन्हीं हालात में बिलाखिर ज़ख्मियों के लाजमी और फौरी इलाज और बाद में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने का बिल सिंध असेंबली में पेश कर दिया गया। और आपको बताएं कि मुसव्वदा कानून को डिफेंस में फायरिंग से जाँ बहक बच्ची अमल उमर का नाम भी दिया गया। ज़रा सुन लें। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात का ऐलान किया था कि हम ऐसी कानून साजी करें जिसके अंदर ये लाजमी होगा तमाम हस्पतालों के लिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, कि वो ऐसे जो इंजरी शुदा पेशेंट्स होते हैं उनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कानून जो है सिंध असेंबली में टेबल कर दिया गया है। ये जो माइंड सेट है फौरी तौर पर फायरिंग करने का, गन के इस्तेमाल के ऊपर ट्रेनिंग दी जा रही है, और जो नए रिक्रूट्स हैं उनके अंदर आपको ये प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। जो पुरानी इंतज़ामिया है उनके लिए रिफ्रेशर कोर्सेज का एक निज़ाम स्टार्ट हुआ है। और खुदा करके ये बिल असेंबली में आ गया है तो उम्मीद है कि मंजूर भी हो ही जाएगा, लेकिन सिंध हुकूमत जब तक पुलिस को सुधारने के इंतजामात नहीं करेगी कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। लिहाजा रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। इन अफसर इसी पे बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गनी साहब, आपने वक्त दिया। फरमाइएगा, अस्पतालों को इमरजेंसी इलाज का पाबंद बनाने का कानून बहुत ज़रूरी था, इसकी बारहा बात भी की जा रही थी। अमल वाक़े के बाद, अमल केस के बाद इसकी ज़ाहिर अशद ज़रूरत थी, लेकिन ये काम इस वाक़े से पहले ही नहीं हो जाना चाहिए था। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई किसी की ज़िंदगी इंडेंजर्ड है और वो अस्पताल आया है तो कानूनी कार्रवाई बाद में होगी और उसकी ज़िंदगी पहले बचाई जाएगी। इसे कोताही कहा जा सकता है? बात किसी हद तक आपकी दुरुस्त है कि ये फैसला पहले होना चाहिए था, लेकिन हमने अब जो कानून हम बनाने जा रहे हैं
उसमें एक पाबंदी होगी उन तमाम हॉस्पिटल्स पर जो हॉस्पिटल्स डिक्लेयर होते हैं, जिनके पास हॉस्पिटल का स्टेटस होगा, उन इदारों पर कि वो ऐसे तमाम मरीज़ों का इलाज करें जिनके लिए मेडिको लीगल की ज़रूरत होती है सर्टिफिकेट की। तो जो ये वाक़या हुआ था मासूम बच्ची का अमल का, उसमें एक निजी हॉस्पिटल ने बच्ची की ट्रीटमेंट नहीं की और फिर उसके बाद हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस भी नहीं दस्तयाब थी जिसके ज़रिए उनको किसी सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सकता। तो अब हम इस कानून के ज़रिए पाबंद बना रहे हैं हॉस्पिटल्स को भी, और कि एम्बुलेंस भी रखें, उनका इलाज भी करें, हैरेसमेंट भी ना करें, और जो इलाज भी करेंगे उसके लिए पैसों का तकाजा भी नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल हमने कोशिश की है कि अच्छा कानून बनाया जाए जिससे आने वाले दिनों में लोगों को वो मुश्किल दरपेश ना आए अमल की फैमिली को आई थी। सईद गनी साहब, उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह कह रहे हैं वैसा हो भी जाए। क्या ही बात हो अगर ऐसा हो जाए। एक और इशू पे आपकी तवज्जो लाते हैं कि स्कूल वैनों से सिलेंडर हटाने के कानून पर अमल दरामद तो ऑब्वियसली सिंध हुकूमत से हो नहीं सका। इसके बारे में हमने कल एक तफसीलन बात की है। अब नया कानून बनेगा तो इस पर अमल कैसे कराएंगे? कुछ कंपैरिजन हम पीछे से भी ला के देख सकते हैं कि क्या क्या काम हुए और फिर हम होप कर सकते हैं कि अगला भी हो जाएगा, लेकिन पीछे ही जब कुछ नहीं हुआ तो आगे का हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें? स्कूल वैन्स जो लोग चलाते हैं उन्होंने इस पर एहतजाज किया, हालांकि एक वाक़या हुआ जिसके बाद सिंध हुकूमत को इस पर मज़ीद सख्ती करनी पड़ी कि किसी तरह से हम इस पर अमल दरामद कराएँ। मैं ये समझता हूँ कि जब इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट की बात होती है तो उसमें जहाँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है वहाँ लोगों को भी इसमें अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। जो लोग ये गाड़ियाँ चलाते हैं उन्हें भी कम से कम थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि वो मासूम बच्चों को अपनी गाड़ियों में लेके जाते हैं तो कोई ऐसी चीज़ उनकी गाड़ी में नहीं होनी चाहिए जिससे उनकी जानों को ख़तरात लाक हों। इसी तरह जो वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भिजवाते हैं स्कूल वैन में, उन्हें भी इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि उनका बच्चा किसी ऐसी गाड़ी में ना जाए जिसके अंदर जो है वो CNG के सिलेंडर्स लगे हुए जो अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़। चलें, आप स्कूल वैन्स की तस्वीर बात कर रहे थे, लेकिन अभी ज़रा पुलिस के किरदार और पुलिस की परफॉर्मेंस और काबिलियत पर आते हैं। गनी साहब, अमल केस की बात कर लें तो बराह रास्त मुजरिमाना गफलत का किरदार तो कराची पुलिस का था, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नकीबुल्ला केस की रिपोर्ट में दो पुलिस को बराह रास्त मुजरिम माना गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी पुलिस के किरदार पर सख्त रिमार्क्स सामने आए। लेकिन कभी ये सोचा है हम सब ने या आप लोगों ने जो बरसर इख्तिदार हैं कि इतनी खराबियाँ एक दिन में तो पैदा नहीं हो गई? जिस तरह जो सवाल ये पूछा गया है उससे तासुर शायद ये है कि इसमें हमारी हुकूमत पुलिस को ठीक नहीं कर सकी। तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत मिली थी उस वक्त जो पुलिस हमें मिली थी और आज 2019 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 2019 की पुलिस उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है, वेल इक्विप्ड है। उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, कराची में अमन बहाल किया है, बल्कि पूरे सूबे सिंध में भी उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। हाँ, ऐसे वाक़यात हुए ज़रूर हैं जिस पर मैं समझता हूँ कि हमें तशवीश है और इसी वजह से इन तमाम जो वाक़यात हैं उनको सामने रखते हुए पुलिस को कोशिश की जा रही है। इट इज़ अ ट्रेजेडी गनी साहब कि जब इक्का दुक्का अच्छे वाक़यात भी बीच में ठीक हो जाएं, अच्छे रिजॉल्व भी हो जाएं तो वो बिल्कुल डूब से जाते हैं, बिल्कुल बैकग्राउंड में चले जाते हैं व्हेन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट। साहिवाल वाक़े के बाद पंजाब में तो पुलिस इस्लाहात यानी रिफॉर्म्स और ट्रेनिंग के नए ज़ाब्तों पर बात हो रही है। क्या सिंध में भी किसी ऐसे वाक़े के इंतज़ार होगा? हमें कहना नहीं चाहिए वैसे बिल्कुल, क्योंकि व्हाट विल इट टेक कि कोई बेहतरी आए, कोई निज़ाम बेहतर हो, पुलिस रिफॉर्म्स की जानिब अमली कदम देखे जा सके। पुलिस के उन एहलकारों से ना सिर्फ ये कि वो भारी वेपन्स लेने का सिलसिला शुरू हो गया और उन्हें लाइट वेपन दिए जा रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग भी कराई जा रही है कि जब इस किस्म के वाक़यात हों तो अगर आपको फायरिंग करनी हो तो आप किस तरह से उस वाक़े में एहतियात बरतेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह का कोई वाक़या ना हो। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जहाँ पुलिस के जवान होते हैं उनके पास हथियार होते हैं और कभी कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि शायद सामने से जो चोर हों, डाकू हों, दहशतगर्द हों, वो फायरिंग कर रहे हैं, उनके पास हथियार हों, तो इस किस्म के वाक़यात होने के इम्कानात बहरहाल रहते हैं। लेकिन हुकूमत की ये कोशिश है कि इन चीज़ों को किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जाए और इस किस्म के वाक़यात से बचने के जो हैं वो इख्तियार की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश है लेकिन बहुत अरसे से पीपल्स पार्टी सूबे में बरसर इक़्तिदार है, ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इनको ठीक करने का बीड़ा भी उठाना पड़ेगा क्योंकि अब मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग इतने बाशऊर और इतने अवेयर हो गए हैं कि जहाँ कुछ ठीक नहीं होता
छोड़ते नहीं है। एंड एक्चुअली आई विल गो अ स्टेप फर्दर एंड से कि अब्दुल्ला, मीडिया का तो ज़माना था ही था, सोशल मीडिया का जो ज़माना है ना, तो वो आपको मतलब कि लिटरली सिटीजन जर्नलिज्म हो रही है। एवरीबडी हैज़ कैमरास, एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन ऑल्सो, तो वो रिकॉर्ड करके चला के बोल भी देंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ओपिनियन का कोई असर नहीं होता, बड़ी बड़ी तहरीकें दुनिया में भी उसी का तो असर होता है मेरा ख्याल है। और यहाँ भी बहुत से वाक़यात देखे हैं जो सोशल मीडिया की बदौलत फिर मंजर आम पर आया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। सेहत की बात की है आपने? नहीं, मतलब सुबह से बातें कर रहे हैं भाई। सेहत की बात आपको पता है कि हम यूजुअली करते हैं हर रोज या फिर हर ऑल्टरनेटिव डे, और आज जिस तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं इस पे हम यूजुअली इतनी तवज्जो देते नहीं हैं। बस ऐसे ही सरसरी सा सुन लिया, गुजर गया, लेकिन उसके बाद जो उसके असरात और रिपरकशंस होते हैं फिर हमारी आंखें खुलती हैं कि ओहो हमने तो बहुत देर कर दी। एग्जैक्टली तो हम आपको बता के रहे हैं, पहले तो आपको डरा दें थोड़ा सा, आपको बताएं कि माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की 90% 90% आबादी जो है वो विटामिन डी की कमी का शिकार है। इसीलिए तो गोडे गिट्टों में हर वक्त दर्द रहता है। हाँ, तो इधर क्यों देख रहे हैं? मतलब आज तो आपने गोडे दिखाए भी नहीं कि किया क्या हुआ है। बच्चों में इसकी कमी जो है वो हड्डियों की नशोनुमा को मुतासिर करती है, जबकि इसकी वजह से डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, निमोनिया, डिप्रेशन जैसे अमराज लाहक होते हैं। इतनी चीजें इससे इफेक्ट होती हैं। डिप्रेशन आई डिडंट नो वैसे। जी, विटामिन डी की कमी के ये हम बता रहे हैं इसके असरात के क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बच्चों और खवातीन की निस्फ तादाद, अंदाजा लगाइए, इनको विटामिन ए की भी भी लाक है। एक मोहतात अंदाजा है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा विटामिन ए की कमी का शिकार है, जबकि हर 5 में से 2 बच्चों के खून में विटामिन डी की कमी पाई गई है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपने नहीं सोचे होंगे, सुने भी नहीं होंगे, लेकिन हमने स्पेशली प्रिपेयर किए हैं। इसको ओवरकम किया जा सकता है बड़ी आसानी से। बच्चे जाहिर है कि हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं और बच्चों की सेहत को दरपेश मसाइल पर हमें तवज्जो देना होगी। कल हमने स्टंटिंग की बात की थी, आज हम विटामिन्स की डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमें क्या करने की ज़रूरत है? बच्चों की ग़िज़ा पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जब ग़िज़ा की बात आती है तो इसमें क्या डूज एंड डोंट्स हैं ये हम जानने की कोशिश बिल्कुल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें मदद करने के लिए, हमें समझाने के लिए आमना मुजीब खान ने ज्वाइन किया, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वेट लॉस कंसल्टेंट है। आमना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अब द ट्रूथ इज आमना कि हमें इतने अलार्मिंग स्टैट्स नहीं पता थे कि पाकिस्तान में कितने बच्चे इफेक्टेड हैं इस वजह से। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? पहले तो इंपॉर्टेंस बता दें, ये विटामिन ए डी का हम जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत ही ग्रेव सब्जेक्ट है एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ये बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। देखिए जी, जो आजकल के बच्चे हैं, मॉडर्न बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ये सुबह नाश्ता नहीं करते, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, जल्दी जल्दी हफड़ दफड़ में फिर ये बहाना होता है कि सुबह खाने का दिल नहीं करता, खाने का मोस्टली दिल नहीं करता क्योंकि रात को लेट भी खाया होता है ना। एग्जैक्टली। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है बच्चे की नशोनुमा में, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ताकि बोन स्ट्रांग हो, पढ़ेगा नहीं तो कैसे जिंदगी चलेगी? ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो पढ़ेगा कैसे? तो ब्रेन डेवलपमेंट और बच्चे की ग्रोथ के लिए विटामिन ए और विटामिन डी वाइटल विटामिन हैं और ये अगर सुबह बच्चे को नहीं देंगे तो वो आगे परफॉर्म नहीं कर सके। बट आमना, द क्वेश्चन इज कि जब माएँ जो हैं, जो कि अब ऑब्वियसली मॉडर्न बच्चे हैं तो मॉडर्न माएँ भी हैं, लेकिन वो क्विक फूड्स में बिलीव रखती हैं, वो ये नहीं देख रही है एडी किसमें, बस जल्दी जल्दी नाश्ता करा दो। नहीं, नाश्ता तो ज्यादा माएँ तो कराती ही नहीं है, मतलब उनका नियत होती है कि बच्चा करे, लेकिन बच्चा जो है वो बच्चा नहीं होता, ओवर द पेरेंट पीछे भागना पड़ता है ना, कब तक भागेंगे? तो मेरी एडवाइस एक छोटी सी होगी कि हमारे यहाँ ब्लू बैंड मार्जरीन है, जिसके अंदर 24% आपको विटामिन ए और 30% विटामिन डी, जो कि एक बच्चे की डेली जरूरत है। That's a huge percentage. वो अगर आप एक स्प्रेड पे लगा के हाथ में भी दे दें और बच्चा लेके चला जाएगा। अच्छा, इस तरह के सॉल्यूशंस में जो है ना ओवरकम हो जाती है। Exactly. कि आपने हाथ में पकड़ाया, घर पे नहीं खा रहे ना, गाड़ी में जाते हुए खा लेंगे। हमने तो ये किया सारी उम्र कि हम गाड़ी में ले जाते थे वो एक सैंडविच और हम खाते चले जाते थे। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये बच्चा आपका डिफिशिएंट हो जाएगा, महरूम हो जाएगा विटामिन ए और डी से, और उससे क्या होगा? उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, उसके बोन्स डेवलप नहीं होंगे, वो थका थका महसूस करेगा, उसका मूड हर वक्त खराब रहेगा, उसके अपने क्लास फेलोज खूब लंबे चौड़े होंगे, वो खुद
कमजोर और अच्छा, सिर्फ बच्चों के लिए या बड़े भी ये खा सकते हैं? क्योंकि बहुत दफा हमने देखा है बड़ों को विटामिन डी के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। अगर आप हर वक्त लेथार्जिक अगर आप हर वक्त लेथार्जिक फील कर रहे हो तो बहुत दफा ऐसा होता है आप अपना विटामिन डी टेस्ट कराएं, विटामिन डी कम होता है। पहले हम ये चीज टू बी ऑनेस्ट सुनते भी नहीं थे, बट अब तो ऑल्टरनेटिव्स दिए जा रहे हैं डॉक्टरों की तरफ से। बट ऑब्वियसली जो चीज आप अभी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं अभी करें ना, बड़े होकर क्यों प्रॉब्लम? नहीं, अभी अब बड़ों के हवाले से जो आपने कहा विटामिन डी तो हर साल हम रेकमेंड करते हैं कि आप विटामिन डी का टेस्ट कराएं। वेरी क्विकली बताएं कि एक अच्छा नाश्ता बच्चों के लिए आजकल की दुनिया में क्या है? देखें, मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी, मैं कुछ ऑप्शंस आपको बताऊंगी माओं जो इस वक्त हमें देख रही हैं। प्लीज नाश्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे है। True. इसके अगर आप भले लंच ना करें लेकिन नाश्ता बच्चों को करना जरूरी है परफॉर्मेंस के लिए। बीमार हो जाएंगे, विटामिन ए और डी की अगर उनमें कमी हो गई तो ये सारी चीजें, एक तो ब्रेन डेवलप नहीं होता, उससे और हम उसमें डीपर नहीं जाना चाहते, बट ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं होती, आपका डिफाई इम्यून सिस्टम जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपकी ह्यूमन बॉडी की, वो डेवलप ही नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं होता। विटामिन ए और डी की है फटीग, लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ मूड, बहुत सारी चीजें और ये सारी चीजें जी, और ये सारी चीजें ब्लू बैंड देता है आपको। ऑलराइट जी, ये सारी चीजें आपने बता दी हैं कि इस प्रोडक्ट में अवेलेबल हैं और इस कैंपेन का भी आप हिस्सा बन सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। अब्दुल्ला, मैं ये भी कहना चाहूंगी ब्लू बैंड माजरीन ये पैगाम 10 लाख माओं को पहुंचा रहा है और इनफैक्ट हमारे साथ स्कूलों में भी ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं आजकल साथ ताकि अवेयरनेस पता नहीं होता। तो हम सब ने अब ज़हन में बिठा लिया है। थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और आपको हम बताना ये चाहते हैं कि सानेहा साहिवाल और बाद के वाकयात वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत के गले की हड्डी बन गए हैं। ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। सानेहा साहिवाल पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने पंजाब असेंबली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी, जीशान के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत पेश किए। सूबाई अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने JIT की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी, साफ कहा कि ऐवान इन कैमरा ब्रीफिंग से मुतमईन नहीं, कौम हकायक जानना चाहती है, इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये JIT से बात बनने वाली नहीं है। कौम की तसल्ली नहीं होगी जब तक एक आला सतह जुडिशल कमीशन नहीं बनता और हकायक जो हैं वो सामने नहीं आते। भैया कब बनाएंगे आप जुडिशल कमीशन? जब देर हो जाएगी। आप किस बात पे पर्दा डालना चाहते हैं? अगर आप अपना जो है कौम के सामने हकायक रखना चाहते हैं तो आइए ऐलान करें और अपना जो है हकायक का तयन हो और जिम्मेदार जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। और आपको बताएं कि ब्रीफिंग में कायदे ऐवान की गैर हाजिरी और असेंबली से पहले मीडिया को ब्रीफिंग देने पर लीगी अरकान ने एहतजाज भी किया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद तलब भी किया था। हुकूमत ने पुलिस इस्लाहात का भी ऐलान किया। मरहले में 100 जो पुलिस के 100 पुलिस स्टेशन हैं पंजाब में, उनको मॉडल पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा की में एक बड़ा कामयाब तजुर्बा रहा हमारा, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और जो उनकी जो वहाँ पर पुलिस एक्ट है उसी के मुताबिक जो है वो पंजाब में भी जो खामियां हमारे रह गई हैं उनको दूर करके पंजाब में भी उसी का पुलिस एक्ट जो है वो लाने का फैसला किया गया है। और आपको बताएं कि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया साहिवाल की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है और साथ ही JIT अरकान को 4 फरवरी को रिकॉर्ड समेत अदालत तलब कर लिया है। ऑलराइट, बात करते हैं PTI के रहनुमा शौकत बसरा आज कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। कराची आए हुए थे तो हमने सोचा हम यहाँ इन्हें मदू कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान, हम तो आपको कहेंगे। अच्छा, बसरा साहब जो है ना, इनकी बड़ी गहरी एफिलिएशंस रहती हैं जिस भी पार्टी के साथ हों। आप तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इनकी हुकूमत बनने से पहले आपकी बड़ी गहरी एफिलिएशन, एस्टैब्लिश्ड एफिलिएशन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो बसरा साहब आजकल जो हो रहा है खासतौर पे साहिवाल, सानिया साहिवाल, ये तो सोचा है आपने कभी कि मैं उधर ही होता तो शायद बेहतर। पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने इस बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम में जिसको बहुत शौक से देखा जाता है उसमें मुझे आपने बुलाया है। लेकिन जिस वाक़े का आपने जिक्र किया ये बहुत दर्दनाक, बहुत अफसोसनाक, बल्कि मैं कहूँगा बहुत शर्मनाक है। रियासत जो होती है ना वो शहरियों की हिफाजत करती है, वो इंसाफ देती है, रियासत माँ की तरह होती है। जब रियासत में लोग गैर महफूज होने शुरू हो जाए फिर अनारकी होती है। लेकिन गुजारिश ये है कि सानिया साहिवाल जो है, आप माजी में उठाकर देख लेना, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिसमें राव अनवार का वाक़या कराची में आपको सामने है, कितने जाली पुलिस मुकाबले,
मॉडल टाउन का वाकया, बड़ी बेदर्दी से लोगों को कत्ल किया गया। लेकिन मैं इस वाक़े में ये नहीं कि मैं तहरीक इंसाफ में हूँ या उनका स्पोक्स पर्सन हूँ। आप चूँकि रेलिवेंट पर्सन हूँ, मेरे पंजाब में ये वाक़या हुआ है, जितनी तेज़ी के साथ इस वाक़े पे एक्शन हुआ है, अगर माजी में हो जाता तो शायद ये पुलिस जो बेलगाम घोड़ा है 50 साल से, जिसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, जिसको नहीं काबू किया गया, शायद ये काबू हो जाता। आप ये देखिए कि CTD ने जो रिपोर्ट पेश की, जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश की, उसको हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया। चीफ मिनिस्टर मौके पे पहुंचे और वो 5 लोग जो ऑन ग्राउंड थे जिन्होंने फायरिंग की, क्योंकि इस्लाम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, खून के बदले खून, उन 5 को गिरफ्तार करके 302 में उनका केस जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में दे दिया गया। जितने हाई ऑफिशियल्स थे उनको या तो टर्मिनेट कर दिया गया या उनको मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू हुई है। बट इट्स नॉट एनफ। जो आपने लास्ट में बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। असल बात यह है कि पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वो पुलिस जो सबसर्विएंट होनी चाहिए, जो आवाम की चाहिए। बदकिस्मती से मैं आज तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन हूँ, 50 साल से वही जो पुलिस है। नासिर दुरानी साहब चले गए, आपने अब तक 6 महीने गुजर गए, क्या किया पुलिस रिफॉर्म्स के? मैं यही बात आपको बताने लगा हूँ। कल आपने एक इजलास देखा, ये तो इजलास इस वाक़े के बाद दोबारा बुलाया गया। ऑलरेडी पंजाब में इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन जिस तेज़ी से होना चाहिए था शायद वो नहीं हुआ। अभी 5 महीने आए हुए हैं हुकूमत को, बहुत सारे चैलेंजेस थे, आपको खुद अंदाज़ा है, इकानमी के हवाले से और बहुत सारे मामले। लेकिन ये वाला वाक़या तो प्रायोरिटी भी होना चाहिए और उसके ऊपर कमेटी पहले बनी हुई थी, लेकिन अब तेज़ी के साथ उसके ऊपर अमल होगा। और मुझे यकीन है कि ये पुलिस जो है, अगर इसको काबू करने में कामयाब हो गए, पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, तमाम जमातों को, चूँकि ये कौमी मसला है, कौमी मसले को ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं हमजा शहबाज को सुन रहा था। नहीं, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है और इस पे काम पहले शुरू हो जाए। हमजा शहबाज को मैं सुन रहा था अभी। आप अंदाजा कीजिए कि जिन लोगों ने उस वक्त इतना बड़ा वाकया हुआ और उसके ऊपर इल्ज़ाम किन पे था, यहाँ पर फ़र्क क्या है कि यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई खुद की, वहाँ पर रियासत ने, जिस चीफ मिनिस्टर ने, वजीर कानून ने, वो जिम्मेदार। अच्छा शौकत बसरा साहब, लेट अस मूव ऑन फ्रॉम हियर। अब ये बताएं कि उस्मान बुज़दार जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनकी कारकर्दगी पे भी, उनकी परफॉर्मेंस पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। वुज़रा खुद जो हैं आपकी अपनी पार्टी के, दे आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, उनको तब्दील करने की भी बातें हो रही हैं। आप इसके बारे में? पहली बात तो आज के दिन तक ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप मुतमईन हैं? मैं अपना पर्सनल व्यू देता हूं, पार्टी का भी देता हूं। आप पंजाब के शहरी होने के नाते मुझे बताएं, हम सब पंजाब के शहरी यहाँ पे बैठे हैं इस टाइम, एज़ इन ताल्लुक मेरा लाहौर से है, इनका भी पुलिस से है, तो अब आप बताएं कि आप मुतमईन हैं उनकी परफॉर्मेंस से? एक नए आदमी है, एक जो नया आदमी होता है ना, जाहिर एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें। मैं आपको यही वाकये की बुनियाद पर सानिया साहिवाल और मॉडल टाउन को 2 कहते हैं चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ बड़ी गुड गवर्नेंस थी। सर वेरी क्विकली आप देखेंगे उस वाकये के अंदर एक आदमी को ना गिरफ्तार किया गया, ना कार्रवाई हुई। यहाँ पर उस्मान बुज़दार नए होने के बावजूद उन्होंने स्विफ्टली कार्रवाई की, मुलजमान को पकड़ा, जेल में भेजा। बाकी मैं आपको कर्ज करूँ, नए आदमी के लिए ज़ाहिर एक्सपीरियंस होता है, वो उसका तो कोई शॉर्टकट नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। 5 साल ना गुजर जाए विद पैसेज ऑफ टाइम। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। और ये जो नए आदमी वाली मंतक है, इसमें हम जरा बाद में बात करेंगे। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक लेनी है हमें, लेकिन आप किसी भी पोजीशन पर नई हायरिंग कर रहे होते हैं तो आप क्रेडेंशियल्स देखते हैं। एक्सपीरियंस अगर हटा भी दें तो आप क्रेडेंशियल्स देखते हैं और आप उसकी काबिलियत देख के फिर हायर करते हैं। तो वहाँ क्या मामला हुआ? कुछ महीने आर इनफ टू एक्चुअली गेज द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन, बट एनीवे ये सारी बातें हम करेंगे। किसी नौकरी पे भी आप लगें तो 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद फैसला कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन के रखना है कि नहीं रखना। और बहुत सी बातें हो रही हैं फ्रॉम द लास्ट आवर। शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ हैं। वी आर गोइंग टू हैव मोर गेस्ट एज वेल। कुछ और सवालात हैं जो जहन में अटक गए हैं, उन पे बात करेंगे। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि किताब लिखने और पढ़ने वालों की तादाद कम हो गई है। लोग लिखने पढ़ने के लिए अब ऑनलाइन किताबों का सहारा लेते हैं, या फिर एक्चुअली वो भी नहीं पढ़ी जाती, या अगर पढ़ी जाती हैं तो उनकी वो फील नहीं आती। मुझे तो हमेशा कहती हूँ कि जब आप नई किताब खोलते हैं या नया अखबार आप खोलते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है
है वो आपको ऑलरेडी एक्साइट कर देती है, बस कर दें अभी क्या सूंघना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, लेकिन आपको बता दें डिस्पाइट दैट मुल्क में होने वाले अदबी मेलों में इस तासुर की नफ़ी नज़र आती है कि लोग कम किताबें पढ़ें, बिकॉज लोग काफ़ी जाते हैं इन मेलों में। कराची में 1 फरवरी से 3 रोज़ा अदब फेस्टिवल हो रहा है और गवर्नर हाउस में इस सजने वाले इस मेले में कई नए राइटर्स भी अपनी किताबें ला रहे हैं और इन्हीं में से शामिल हैं माहीन उस्मानी। माहीन आज हमारे साथ हैं। माहीन की किताब द मर्क्यूरल मिस्टर भुट्टो एंड अदर स्टोरीज, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इस किताब में पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र की मुताबिकत से कहानियाँ शामिल हैं और माहीन की ये पहली किताब है। और माहीन हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। किस तरह से ख्याल आया, क्या किया, ये तो हम इनसे जानेंगे ही। और साथ में शौकत बसरा साहब भी तशरीफ फरमाए। शौकत साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन माहीन को हम खुशामदीद कहते हुए माहीन से सबसे पहले ये जान लें, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। कैसे बैठे बिठाए बस ये सोचा, या फिर किताब जो लिखने वाले होते हैं बहुत अरसे से, मुझे तो लगता है टाइम्स टीनेज या उससे पहले भी, या तो लिख रहे होते हैं या दिमाग में एक स्ट्रक्चर फ्रेम किया हुआ होता है। स्ट्रक्चर तो नहीं था दिमाग, लेकिन ये था कि किताब लिखनी है या कुछ ये था कि स्टोरीज की किताब लिखनी है। ये शॉर्ट स्टोरीज फॉर्मेट बाद में जहन में आया। पहले तो मैंने सोचा जैसे पाकिस्तानी फिक्शन राइटर्स लिखते हैं अमूमन इंग्लिश में, बड़ी मोटी सी किताब लिखूं और अच्छा सा प्लॉट, बहुत सारे कैरेक्टर्स और ऐसी स्टोरी लाइन जो अपील करे वेस्ट को ना, टेररिज्म एंड बॉम्बिंग्स एंड जो पाकिस्तान इज़ अनफॉर्चुनेटली नोन फॉर मोर देन गुड प्रेस। लेकिन फिर मेरे ख्याल जहन में आया कि ये शॉर्ट स्टोरीज फॉर्मेट ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ऐसी शॉर्ट स्टोरीज जो मुझे इंटरेस्ट हो और मुझे लगा रीडर्स को भी इंटरेस्ट होगा, बट बेसिकली मुझे खुद इंटरेस्ट था। देखिए माहीन, स्टार्ट तो ऑब्वियसली नाम ही इसका ऐसा है कि द मर्क्यूरियल भुट्टो। भुट्टो साहब पे बड़ी किताबें भी लिखी गई हैं, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, मतलब यू नेम इट। सो ऑब्वियसली देयर आर अदर स्टोरीज इन योर बुक एज वेल, बट यू गिव इट द नेम ऑफ भुट्टो। यस, द रीजन इज नॉट टू अट्रैक्ट एन ऑडियंस, बट बिकॉज ये जो स्टोरी है, जो पहली स्टोरी है भुट्टो साहब के बारे में, ये मेरे जहन में बहुत अरसे से थी। मैं फादर गवर्नमेंट सर्विस में रह चुकी हूँ, ब्यूरोक्रेट थे भुट्टो साहब के ज़माने में, जनरल जिया का दौर। उस वक्त का पर्सपेक्टिव मैंने अपने फादर से बहुत सुना था और ये मुझे सोशल मीडिया पे और बुक्स में नज़र नहीं आता। जो हमने स्टोरी सुनी अपने फादर से, अपने मदर से, लोगों से, वो मुझे नज़र नहीं आता। तो मैंने सोचा वो जो मैंने कुछ स्टोरी सुनी, ज़ाहिर है भुट्टो साहब के साथ जो हुआ वो फिक्शनल तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग मुझे एक स्टोरी लाइन मिल गई और मैंने कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स क्रिएट किए ऑब्वियसली टू पोर्ट्रे दैट। तो वो, और जैसे मुझे एक और चीज़ बहुत अजीब लगती है पाकिस्तान में अब, जब मैं अपने जैसे पुरानी जनरेशन से कंपेयर करूं, लोग कहते हैं पाकिस्तान कभी भी कंपैशनेट, टॉलरेंट, समझदार पाकिस्तान नहीं था। बहुत दफ़ा ये लोग कहते हैं मुझे, और आजकल का पाकिस्तान देखते हुए शायद वो ये उनको ये लगता है कि पाकिस्तान ऐसे ही था पहले भी, फंडामेंटलिज्म भी था, लेकिन वो आगे नहीं आया। हम तो अपने अम्मा अब्बा की तस्वीरें देख के हैरान हो जाते हैं, अच्छा बड़े मॉडर्न होते थे। तो अब मुझे लगा कि ये चीज़ें पोर्ट्रे करनी चाहिए कि पाकिस्तान में टॉलरेंस था पहले और अब जो है कम हो गया है। अब मैं अपने पेरेंट्स जनरेशन को देखती हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स को देखती हूँ, वो बहुत को फ़र्क, उनके आइडियाज़ और ख्यालात, माइंड भी डिफरेंट। टॉकिंग अबाउट भुट्टो साहब एंड ऑब्वियसली उनका जिक्र भी है, मतलब शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ बैठे हैं। इतने मैं जियाले रहे हैं ये पीपीपी के कि हम शुरू में तो शौक में चले गए थे कि आपने पीटीआई ज्वाइन किया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ही वाज वन एंड ओनली, एक सैर अंगेज शख्सियत थे। उन्होंने बीबी देन, और नहीं नो डाउट शहीद बीबी हों, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, कायद आज़म मोहम्मद अली, यानी कि ये वो लीडरशिप है। उसके बाद मैं ये आपको बात कहूँ, लीडर आप कहेंगे मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, आपने अभी ये बात कही कि देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैंने बड़ा क्रिटिसिज्म किया है खान साहब पे, उनके काम, लेकिन मैंने उनकी जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, देखिए उनके साथ जो लोग खड़े हैं ना, आप जो मर्जी करते हैं, ये वाक़या था ना, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया। अच्छा, मेरी बात वाकई का जिक्र ही कर रहे हैं, साथ ही मैं जोड़ दूं ना, लुकमा दे दूं तो आप एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। माशाल्लाह जो सूबाई वज़रा के बयानात हैं, सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं ना, वो आते थे। पर्टिकुलरली अगर आप पंजाब के वजीर कानून की बात करें, आपको लगता है कि मामला उन्होंने मिस हैंडल किया? देखिए हारून, मैं समझता हूँ कि दैट वाज अब्दुल्ला, दैट वाज अनवांटेड। वो ना होता तो बेहतर होता। जब एक JIT तश्कील दे दी गई थी, उस वक्त तक वज़रा को बयानात नहीं देने चाहिए थे जब तक JIT की रिपोर्ट ना आ जाती, और प्राइम मिनिस्टर ने उसका एक्शन लिया। मैं आपको जो बात कहना चाह रहा था ना, अब ये वाक़या हुआ था ना, अब यकीन मानिएगा बड़ा क्रिटिसिज्म मैंने सुना कि इमरान खान कुछ नहीं करेंगे, कुछ एक्शन नहीं होगा, माजी की तरह होगा। जो लोग उनके साथ थे, एक सब मेरे हारूनाबाद के अंदर लोगों ने, PTI के लोगों ने जुलूस निकाला, फोटाबाद के अंदर,
यानी मैं कहने का मकसद, लोगों को ये यकीन था कि खान साहब इसको नहीं छोड़ेंगे, इस वाक़े को प्रेसिडेंट बनाएंगे और एग्जाम्पलरी बनाएंगे। आज भी मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूँ कि अभी उन्होंने इस वाक़े, ये हो गया, बहुत शर्मनाक वाक़या हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ उसमें तहरीक इंसाफ इसलिए डैमेज हुई, हम कहते थे कि वो पाकिस्तान नहीं होगा जो माजी में था, हम रियासत मदीना की बात करते थे। इसलिए मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये वज़रा ने बयान दिए, इमरान खान साहब ने इसका नोटिस लिया और बड़ा सख्त नोटिस लिया। एज इट इज बड़ी चीज, एक वैसे इतनी तकलीफ, राजा बिशारत साहब का बयान देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, उनको पहले जजमेंटल नहीं होना चाहिए था। एक जेआईटी बनी है, जेआईटी की रिपोर्ट आने दें। अब देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, रिपोर्ट आ गई। अभी एक और मैं आपको की बात बताऊं, हमजा शहबाज की मैं बात सुन रहा था, कहते जुडिशल कमीशन, खान साहब ने कल क्या कहा असेंबली के अंदर, उन्होंने कहा जिस तरह वर्षा मुतमिन हो, पाकिस्तान के लोग मुतमिन हो, जुडिशल कमीशन बनाना है, डरे तो वो ना जिसने किसी ने करवाया हो, ये तो वो पुलिस ने काम किया और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ मिनिस्टर ने, पूरी हुकूमत ने। अच्छा बसर साहब, माहीन भी हमारे साथ हैं और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, में फिर कह रहा हूँ, ही वाज वन एंड ओनली, उनके आपने किताब लिखी। लेकिन यही बात माहीन हम आपसे भी करना चाहते हैं। बसरा साहब ने भी कहा और मैं थोड़ी सी कंफ्यूज होगी, बट इट्स अ गुड थिंग कि आप दोनों बैठे हुए हैं। ही स्पोक अबाउट भुट्टो साहब एज अ लीडर, देन ही क्विकली सेड खान साहब इज आल्सो, ही फाउंड द सेम qualities. Do you find the same qualities? You know what I feel is, if I can just answer it in a different style, कि जब मैंने भुट्टो साहब की स्टोरी लिखी और मैंने लोगों से कहा कि मैंने टाइटल देख के, उन्होंने सब ने मुझसे पूछा इज दिस स्टोरी फॉर मिस्टर भुट्टो और अगेंस्ट मिस्टर भुट्टो। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हम लोग जो है हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में क्यों देखते हैं। शेड्स ऑफ ग्रे, खान साहब में भी शेड्स ऑफ ग्रे हैं, कोई परफेक्ट हो सकता है, ऐसे तो कोई नहीं हो सकता। तो भुट्टो साहब की स्टोरी नुआंसेस जो है ना, हम लोग भूल गए हमारी पॉलिटिकल लीडर्स में। अगर आप पीटीआई के, तो बस आप हर और पार्टी को हेट करेंगे, आप भुट्टो साहब को हेट करेंगे, आप पीटीआई में है। अगर वो एक्सेप्शन है, आप एक्सेप्शन है कि आप पहले भुट्टो साहब की पार्टी में थे, तो थोड़ा सा हम रैशनल और कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। एंड लर्न टू टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक लेते, हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम टू साइड्स ऑफ द सेम को हम नहीं है कि वो क्या पर्सपेक्टिव है। हमारे पास वक्त बड़ा कम है, थैंक यू, लेकिन अब पीटीआई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करेंगे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बात हुई, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद बीबी, देन इमरान खान। ओहो, मैं आपको वो लाइन दे रहा हूँ, आप ये देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ जी। देखिए, आज पाकिस्तान को दुनिया में रिकग्नाइज किया गया। कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आपने बयान सुना, बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए उन्होंने क्या कहा कि अगर आज पाकिस्तान की टीमें यहाँ पर खेलने आती पाकिस्तान में, 6 ममालिक आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सिर्फ क्या है, उन्हें पता है कि इस वक्त जो लीडर है वो ऑनेस्ट। चलें, आई होप जो कमियां कोताहियां हैं होपफुली वो हर इंसान में होती हैं, कोई इंसान भी मुकम्मल नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। अच्छा जी, इनसे कुछ किताब के बारे में, ये तो एक कहानी की बात हो गई, लेकिन जो अदर स्टोरीज है ना, एग्जैक्ट, पहले तो किताब तो दिखाएं ना आप, ये जो अदर स्टोरीज है ना, अदर स्टोरीज, इस पे हम जानना चाहते हैं। मैं कितना कोई, हाँ एग्जैक्टली, बट सिंस माहीन इज सिटिंग हियर, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। भुट्टो साहब की तो हमने बात कर ली है, आपने स्टार्ट उससे किया, एंड ऑब्वियसली आप क्यूरियस भी हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन भुट्टो साहब लाइफ, यू मेड द स्टोरी। अदर स्टोरीज कौन सी हैं? अदर स्टोरीज सब कराची बेस्ड लोगों के बारे में है। कराची में स्टोरीज बहुत हैं, लोगों, अगर आप जाके लोगों से बातें करें, थोड़ा सा इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर हम जो है ना इंटरेस्ट छोड़ेंगे, इंटरेस्ट रखेंगे ताकि आपका भी इंटरेस्ट बरकरार रहे। माहीन से हमने जानना है कि अदर स्टोरीज में किन किन किरदारों की बात हो रही है, किस किस जाविये से कहानियां पेश की गई हैं। लेकिन उससे पहले एक और कहानी है जो मेरे जहन में सुबह से अटकी हुई है, सुबह से 9 बजे से स्टार्ट ये किया था, और आप लोगों को बता भी देते हैं, माहीन आप भी सुनिएगा, फिर आपका पर्सपेक्टिव लेंगे। पंजाब हुकूमत ने बसंत की गुड्डी चढ़ने से पहले ही डोर काट दी है। तो बेसिकली इस बात पे हम बड़े परेशान है कि है कि वैसे अब्दुल्ला एक्चुअली हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन इट। शहरियों की तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल धरी की धरी रह गई। आपको पता है कि दिसंबर के मिडिल में चौहान साहब ने ये अनाउंसमेंट की थी कि अब बड़े ज़ोर शोर से बसंत होगी, हुआ कुछ नहीं। पंजाब हुकूमत ने रवां बरस बसंत ना मनाने का फैसला किया है, और गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में बसंत के ऐलान के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत भी हुई। तो पंजाब हुकूमत की तरफ से तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया गया। अब्दुल्ला, आई होप यू वांट वन ऑफ जवाब में कहा गया कि हुकूमत पंजाब पतंगबाजी की इस साल इजाज़त नहीं दे रही, लोगों की ज़िंदगियां महफूज बनाने के लिए कानून साजी पर भी गौर कर रहे हैं। मुस्तक़बिल में हुकूमत तमाम फ़रीक़ैन की रजामंदी से इस त्यौहार की बहाली पर गौर कर सकती है। पंजाब हुकूमत का कहना है कि बसंत का एक तारीखी फेस्टिवल है, तमाम हिफाजती इक़दामात लाजमी अमल होना चाहिए। 19 दिसंबर को वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने फरवरी में दूसरे हफ्ते में इनफैक्ट बसंत मनाने का ऐलान किया था। कह देते हैं
मुझे लगता है सोचते समझते। लेकिन क्या कहा था एक दफ़ा दोबारा ज़रा हम रिविजिट करें। लाहौर का ये पुराना फेस्टिवल, तारीखी कल्चर फेस्टिवल, इसका रिवाइवल किया जाएगा और इस दफ़ा इंशाल्लाह फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर हम बसंत को इंशाल्लाह मनाएंगे। ये जो 8 या 10 रुकनी कमेटी है, ये वो सारी मोडेलिटीज़ डिफाइन करेगी कि इसकी जो नेगेटिव पहलू हैं, जो इसके नेगेटिव मनफी एस्पेक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से रिकवर किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा जी, आपको ये भी बताएं, ये तो आपने सुन लिया ना, सारों ने कहा तो था उन्होंने। पंजाब हुकूमत के बसंत मनाने के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिस पर अदालत ने हुकूमत पंजाब से इस हवाले से वजाहत भी तलब की थी और फिर महज 1 माह में ही सूबाई हुकूमत को अपना फैसला अच्छा, यहाँ पे यही तो सारी बात हो रही है। आपको पता है कि फैसला वापस लेना पड़ना ही था क्योंकि ये फीजिबल नहीं है। अगर हो सकता होता ना तो इससे पहले हो जाता। बहुत श्योर। और मेरा पॉइंट ये है, एंड देन वी विल आल्सो आस्क, आपको लगता है कि हो सकता है? इट इज नॉट दैट आप चीजें बेहतर नहीं कर रहे और काटते चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली अब ये त्यौहार है, सालों से, मैं कहूँगी बहुत अरसे से होता चला जा रहा है। अब ऑब्वियसली फॉर वेरी अनफॉर्चुनेट रीजंस इसको खत्म कर दिया जाए। यू हैड अ लॉट ऑफ टाइम, आप उसको ठीक कर सकते थे। मेरा दूसरा एतराज ये है कि ऐसे स्टेटमेंट्स, टॉल क्लेम्स क्या करना, जब क्लेम्स नहीं करने चाहिए थे, जब उस पर काम नहीं किया था। तो पीटीआई रहनुमा अबरारुल हक साहब से हम बात करेंगे, उनसे जानते हैं कि क्या माजरा हुआ। बहुत शुक्रिया अबरार, थैंक यू फॉर कमिंग टू जियो पाकिस्तान। आप खुद बसंत फेस्टिवल में बड़े मुतहर्रिक नजर आते थे, आपके गाने बसंत की रौनक हुआ करते थे। आई स्टिल रिमेंबर डांसिंग ऑन योर सॉन्ग्स एट बसंत। आपका दिल नहीं चाहता कि एक बार फिर वही रिवायत जिंदा की जाए? दिल तो वैसे हम सबका ही चाहता है, लेकिन क्या करें। हमारा नहीं। बिल्कुल मेरा दिल चाहता है, बल्कि मैं कहूँगा किसका दिल नहीं चाहता कि बसंत हो और मौजें हों और म्यूज़िक हो हर तरफ। और मेरे तो गाने ही हिट ज़्यादा बसंत पे होते थे, बजते थे, हर छत पे बजते थे। हम खुद जाके बसंत मनाया करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हालात और वाक़यात इसकी इजाज़त नहीं देते। और मैं समझता हूँ कौम का रवैया भी इस चीज़ के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। सिर्फ हुकूमत नहीं, कौम का। मैं समझता हूँ कि वो धाती तार का इस्तेमाल और बेशुमार ऐसी चीज़ें जो है वो इस ज़बरदस्त जो हमारा फेस्टिवल है उसके रास्ते में बहुत बड़ी बन जाते हैं। अच्छा अबरार, अभी हम बात भी यही कर रहे हैं कि बसंत पंजाब का बड़ा पुराना और रंगीन त्यौहार रहा है। दुनिया भर से बहुत से लोग, टूरिस्ट, पाकिस्तानीज़ लिविंग अब्रॉड, वो सब आया करते थे। आपकी नज़र में इस त्यौहार से आवाम को महरूम करना समाजी और माशरती तौर पर क्या असरात छोड़ेगा? हमें तो, हमारी अगली जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा कि बसंत कोई चीज़ होती थी। देखिए, एंटरटेनमेंट हर मुआशरे का एक हक होता है। उसमें खेल के साथ साथ इस तरह की एंटरटेनमेंट, इस तरह के फेस्टिवल्स जो है और पूरी दुनिया में, जैसे आपने कहा, लोग अट्रैक्ट होकर पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा इमेज दुनिया में जाता है और इसको हमने करना ज़रूर है, ये मैं बता दूं आपको इंशाल्लाह। लेकिन चूँकि बड़ा सेंसिटिव मामला उस वक्त हो जाता है जब इंसान की ज़िंदगी इसके साथ जुड़ जाए, खुदा न खास्ता कोई एक मौत वाक़या हो जाए और फिर आप ही के चैनल से क्या हो रहा होगा, आप ज़रा खुद सोचें। और सिर्फ बात चैनल की भी नहीं है, बात उस फैमिली की है ज़ाहिर है जिसका कोई नुकसान इस तरह का हो जाए। सो एंटरटेनमेंट के लिए आप जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को दाव पे नहीं लगा सकते, उसके लिए तैयारी करना बड़ा ज़रूरी है। मैं तो सबसे ज़्यादा ख्वाहिशमंद हूँ कि बसंत हो, और हम सब हैं, और बिलखुसूस लाहौर में रहने वाले लोग। तो एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द आएगा कि बसंत जो है दोबारा रिवाइव हो। अच्छा अबरार, आप होपफुल हैं कि वक्त आएगा? आपकी पार्टी की हुकूमत का कहना है कि जब तक मुकम्मल हिफाजती इक़दामात नहीं हो जाते बसंत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्या हालात का अंदाज़ा 1.5 माह पहले नहीं था? हम अभी यही बात कर रहे थे कि इतने टॉल क्लेम्स की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये मसला तो शुरू से रहा है, इसलिए बरस से हुई नहीं थी। मैं समझता हूँ ऐलान तो कोई फॉर्मल नहीं किया गया था, एक अंदिया दिया गया था और एक प्रपोज़ल पेश की गई थी कि अब बसंत को दोबारा रिवाइव होना चाहिए। और बड़ा अच्छा प्रपोज़ल था जिसने भी पेश किया, और वो होनी भी चाहिए। लेकिन उसके लिए एक मुकम्मल तैयारी, बिकॉज ये करोड़ों का शहर है लाहौर जो है, और तंग गलियां हैं। आप हर किसी को धाती तार इस्तेमाल करने से रोक भी नहीं सकते। लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी यहाँ पे नहीं हैं, आप किससे गिला करते फिरेंगे? सो ये एक बहुत बड़ा एक प्रेशर आ जाता है हुकूमत पे, मैं समझता हूँ। इसलिए एक हसास मामला बन जाता है और उसके लिए तैयारी की डेफिनेटली ज़्यादा ज़रूरत है, इस साल नहीं तो अगले साल। और मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि ये बसंत हो, मुल्क में रौनकें लगें, बाहर से लोग आएँ, दुनिया में, पूरी दुनिया से आएँ, और उनको पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा जो है वो दुनिया में
नज़र आए कि पाकिस्तान में भी लोग इंजॉय करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, खाने खाते हैं और यहाँ शॉपिंग होती है, यहाँ बड़ा फ़ायदा होता है, माशी तौर पे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होता है। अल्लाह करेगा वो रौनकें ज़रूर वापस आएंगे। यू वेरी राइट अब्रार, बिकॉज ऑब्वियसली वो इंजॉयमेंट के और वो सब कुछ भुला के ज़रा थोड़ा सा इजी होने के बड़े कम त्यौहार जो हैं वो हमारे पास रह गए हैं। अलीम खान साहब का कहना है कि मुनासिब तैयारी, एक उनके ये वर्ड्स थे, और इंतजामात के लिए 6 माह लग जाएंगे। 6 मंथ्स का उन्होंने टारगेट दिया है। ऑब्वियसली अब जून जुलाई में तो बसंत नहीं होने वाली, तो अगले साल ही रखा जाए, बसंत को करवा लेंगे, इरादा है। कुछ इस बारे में बात हुई है? देखिए, मेरी तो ये ख्वाहिश है, जैसे आप सब लोगों की भी है, कि बसंत होनी चाहिए। अब इसमें डेफिनेटली हुकूमत की जो मजबूरी है वो उसको देखना होगा और उसके लिए मुनासिब तैयारी इंतहाई ज़रूरी है। चले जून जुलाई में नहीं हुई तो अगले साल हो जाएगी, इंशाल्लाह होगी ज़रूर इंशाल्लाह। अपने इसी दौर के अंदर बसंत को हमने बहाल ज़रूर कराना है और अपने एल्बम्स भी उसके ऊपर रिलीज इंशाल्लाह। थैंक यू अब्रार, वी आल्सो आर प्रेइंग कि ये सब कुछ हो इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। अच्छा हुमा, ये बहुत टेक्निकली मुश्किल है जब करोड़ों का सूबा और फिर करोड़ों का इनफैक्ट शहर है लाहौर में बसंत होनी होती है, तो आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि हर छत पे जो है ना वो जो डोर इस्तेमाल हो रही है वो ठीक हो रही है? मे बी वी कैन लर्न फ्रॉम स्पेन, जहाँ आपको पता है वो बुल्स वाला फेस्टिवल होता है और वो कितना डेंजरस हो जाता है, तो कुछ ना कुछ तो करते ही है ना लोग। बट एनीवे, चलें छोड़ें उसको। माहीन, जल्दी से रिगार्डिंग बसंत, आपकी अदर स्टोरीज में द फैक्ट, ऑब्वियसली बसंत को किस तरह होती है वो हम सारों को पता है, लेकिन द फैक्ट कितनी अनफॉर्चुनेटली एकदम से इतना बड़ा त्यौहार हमने टक करके काट दिया, खत्म, इट्स ओवर। आई थिंक मसला ये है कि यहाँ पे स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, स्ट्रेटजी कोई बनाता नहीं है, पहले से अनाउंसमेंट हो जाता है, उसके बाद फिर सोचते हैं कि नहीं ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं हो सकता। तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि यू टर्न लेने में कोई हर्ज नहीं है, तो आई गेस हम लोग जो है हर हफ्ते कोई ना कोई यू टर्न देखेंगे। एज ही सेड, नेपोलियन और हिटलर ने अगर यू टर्न नहीं लिया होता, उन्होंने तो ये एग्जाम्पल दिया। तो अब यहाँ पे तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा गैप है जो प्लग करना चाहिए। पहले आप स्ट्रैटेजाइज करें, सोचें समझें, फिर आप अनाउंसमेंट करें। वाई अनाउंसमेंट करें, लोगों के एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज करें, लोग खुश हों, फिर आप एकदम से उसको वापस ले लें, पानी फेंक दें, कोई फायदा नहीं। That is not the way to go about it. And also इतने एग्जांपल्स इसके हो चुके हैं कि अब तो डेफिनेटली दे नीड टू रीअसेस दिस। अच्छा जी, माहीन की किताब है द मर्क्यूरियल, मिस्टर भुट्टो एंड अदर स्टोरीज। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट स्टोरी एंड अदर स्टोरीज एज वेल। ये अदर स्टोरीज क्या हैं ये आप किताब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। थैंक यू माहीन, ये किताब तो मैं रख रहा हूँ, को नहीं दे रहा। प्लीज, यू मोस्ट वेलकम। एक किताब माहीन के पास और है, वो आप मुझे यकीन है वो मुझे देके जाएंगी, लेकिन मैं उनसे मांग नहीं रही। थैंक यू वाहिद, थैंक यू सो मच। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। वेस्ट इंडीज की खवातीन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है, जबरदस्त बात है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम 15 साल बाद बाय द वे रवा माह पाकिस्तान के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान विमेन टीम के दरमियान 3 T20 मैचेस 31 जनवरी, 1 फरवरी और 3 फरवरी को कराची के साउथ एंड क्लब में खेले जाएंगे। हम जाएंगे, मे भी जाएंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान में T20 सीरीज के बाद 3 एक रोज़ा मैचेस 7, 9 और 11 फरवरी को दुबई में होंगे। और दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज होगा, सेंचुरियन में खेला जा रहा है और सीरीज अभी तक 1-1 से बराबर है। और आज के मैच में मोहम्मद आमिर की 4 माह बाद टीम में वापसी मुतवक्के है। सो दैट्स द बिग थिंग अबाउट टुडेज मैच। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फैजान लखानी हमारे साथ मौजूद हैं। फैजान, ये क्या सिलसिला हो रहा है? माशाल्लाह ज़बरदस्त खबर है, 15 साल बाद वुमेन क्रिकेट टीम इज कमिंग बैक टू द कंट्री। बिल्कुल हाँ, इस माह के आखिर में 30 को पहुंचेगी वेस्ट इंडीज की टीम और पूरी तकरीबन एक आध को छोड़कर पूरा स्ट्रेंथ वेस्ट इंडीज का आ रहा था। एक बड़ा अच्छा साइन और एक और स्टेप टुवर्ड्स रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में ये है। और वेस्ट इंडीज का रोल बड़ा अहम हो गया है, चाहे वो प्लेयर्स का हो, चाहे वो एज अ टीम, एज अ बोर्ड का हो। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल है उसके लिए अगर आप देखें तो PSL में डैरन सेमी, जो जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से, उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया। PSL को ऑनररी पाकिस्तानी ही बना दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, जितनी मोहब्बत उन्होंने पाकिस्तान के लिए शो किया, जितनी पाकिस्तान से उनको मोहब्बत मिली, तो डैरिन सेमी का एक रोल है। फिर जब वर्ल्ड 11 की टीम आई थी तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के सरबराह उस वक्त पाकिस्तान आए थे और फिर वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आकर लास्ट ईयर खेल कर गई कराची में 3 मैचेस और अब
वेस्ट इंडीज़ की खवातीन क्रिकेट टीम आकर खेल रही है मैचेस। तो ये वेस्ट इंडीज़ ने बड़ा अहम रोल प्ले किया पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइवल की जानिब। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता टीम PSL के मैचेस ही बढ़ रहे इस साल, और भी बोर्ड से PSL के यहाँ पे पाकिस्तान में 8 मैचेस होने, जिसमें 3 लाहौर में होने, 5 कराची में होने। जितने ऑनबोर्ड इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं सब आने के लिए रेडी हैं ऑलमोस्ट एवरीवन। आप AB डिविलियर्स से बड़ा प्लेयर कौन है जो कह गए मैं पाकिस्तान आऊंगा। डिविलियर्स लाहौर कलंदर्स से खेल रहे, लाहौर में 2 मैचेस खेलेंगे, गो के प्लेऑफ्स के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे, उनकी प्रायर फैमिली कमिटमेंट थी। बट जो आखिरी 2 लीग मैचेस 9 और 10 मार्च को लाहौर कलंदर्स के होने, AB डिविलियर्स उसमें खेलेंगे। तो बड़ा आहिस्ता ये बहुत चीज़ें अहम हो रही है, और ये पाकिस्तान में क्रिकेट के रिवाइवल अब मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में दोबारा वही माहौल आ जाएगा जो पाकिस्तान में सारे मैचेस होते हैं। एंड अब्दुल्ला, आई वांट अस टू कम टू अ टाइम जब हम बिल्कुल रिवाइवल वगैरह के वर्ड्स निकाल चुके हों और इतनी रूटीन की चीज़ हो चुकी हो कि हमें याद भी ना रहे कि देयर वाज अ टाइम कि जब नहीं होते थे। अच्छा, एक चीज़ जो हम वेस्ट इंडीज़ की तो बात कर रहे हैं, टीम आ रही है, बट मुझे खुशी हो रही है कि ये खवातीन की टीम आ रही है। सो आई जस्ट लाइक द इंपॉर्टेंस गिवन टू विमेन क्रिकेट एज वेल, एंड हमारी टीम्स भी कि वो सारे इधर आके खेलेंगे। दैट्स कमेंडेबल। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है वुमेन क्रिकेट को डेवलप करने के लिए। 2 फॉरेन कोचेज टीम के साथ लगाए, मार्क कोल्स जो हेड कोच है न्यूजीलैंड से, इसके अलावा एंडी रिचर्ड्स बैटिंग कोच जो ऑस्ट्रेलिया में जो विमेन बिग बैश लीग होती थी उसमें बड़ा इन्फ्लुएंस वो रखते थे, वो अब पाकिस्तान की लड़कियों को बैटिंग सिखा रहे। तो वो काफ़ी मुतासिर भी और बड़ा अच्छा अब वो कोशिश ये करे कि पाकिस्तान से 2-3 लड़कियों को पिक करके ऑस्ट्रेलिया में लीग खिलाने बिग बैश में लेकर जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जो विमेन क्रिकेट है वो भी ग्रो कर रही है, और बहुत जल्द पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तरह कंपटीशन होते रहे, इसी तरह उनको मौके मिलते रहे और अच्छी कोचिंग का इनपुट मिलता रहा, तो पाकिस्तान की लड़कियां भी बहुत जल्दी वर्ल्ड में तीसरा मैच है माशाल्लाह। आज तो हम होपफुली कुछ बेहतर परफॉर्म करें तो बर्तरी आ जाए हमारे पास सीरीज में। मोहम्मद आमिर इज कमिंग बैक, सरफराज इज ओके विद ऑल द कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड। आई होप सो। सरफराज को अब ओवरकम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स देखिए जिस तरह पिछले 2-3 दिन गुजरे हैं उसका सरफराज पर एक प्रेशर ऑफ कोर्स होगा, लेकिन आज कौन सा कम प्रेशर में थे वैसे, अपनी कारकर्दगी का प्रेशर ऑलरेडी उन पर था। बट ये कि अब जिस तरीके से कल फाफ डु प्लेसी का स्टेटमेंट आया कि ठीक है हम जो सरफराज ने माजरत की है वो उनको कबूल करते हैं। जो ICC को रिपोर्ट हुआ है मामला, और ICC के कवानीन में भी ये एक शेक मौजूद है कि अगर जो प्लेयर जिससे गलती हुई है और जिस प्लेयर पर टारगेट किया गया, अगर वो दोनों बैठ कर बात करते हैं तो मुफाहमत की एक क्लॉज ICC के एंटी रेसिज्म कोड में मौजूद है, जिसके तहत सरफराज अहमद प्रॉपर डिसिप्लिनरी चार्ज से और सजा से भी बच सकते हैं। उम्मीद यही है, इम्कान यही है कि शायद अगर दोनों बोर्ड्स दोनों खिलाड़ी एग्री करते हैं, और हिंट्स यही मिल रहे हैं, तासुर यही मिल रहा है फाफ डु प्लेसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि शायद मुफाहमत से इस मामले को अब हल की जानिब ले जाया जाए। चलें फिर तो अच्छा ही हो जाएगा। पहले क्योंकि हमारे कौन से अच्छे हालात हैं, हालात तो पतले ही हैं। बहुत शुक्रिया आपका फैजान लखानी, फैजान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज जो होगा वो तो पता चल ही जाएगा। हम जरा तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे। नो आइडिया कि इधर क्या हुआ है, मतलब कोई चीज फ्लाई होती हुई आई है और इस सीट में जंप मार। आप जंपे क्यों मार रहे हैं? भाई पहले मैंने सोचा हम खड़े आ जाए, फिर मैंने एहसास हुआ एज इन यूजुअली जिस शुरू में आपको पता है ना मसले आ जाते हैं कि मैं खड़ा हूँ, ये बैठी हुई हैं, चलते फिरते आ जाते हैं, टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है। ओके, जल्दी से आपको बता दें कि दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम पंजाब। आपको बताएं कि बुज़दार साहब जाएं और चौधरी परवेज़ इलाही आए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब असेंबली में इन हाउस तब्दीली का इशारा दे दिया है, और बुध के रोज़ ये हुआ। आपको बता दें कि बुध के रोज़ पीपल्स पार्टी के बारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक एक तकरीब से खिताब में पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइनी और कानूनी तरीके से तब्दीली लाने के हक में है, और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनते हैं तो ये सूबे के लिए अच्छा होगा। बड़े उन्होंने क्लियर कट टर्म्स में ये बता दिया, और ये भी आपको बताएं कि पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर किसी को वज़ारत आला की पेशकश नहीं कर रही, बल्कि ये बात परवेज़ इलाही की सलाहियतों की वजह से कही गई। पीपल्स पार्टी की ये बात हैरान कुन इसलिए भी है क्योंकि वो परवेज़ इलाही को बेनज़ीर भुट्टो का कातिल और काफलीग को कातिल लीग कहती रही है। लेकिन ये बात भी अहम है कि ज़रदारी साहब ने 2008 में बनने वाली अपनी हुकूमत में परवेज़ इलाही को नायब वज़ीर आज़म का ओहदा दिया था। मौजूदा सियासी हालात में पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़ खासी मानी खेज है। मुस्लिम लीग नून के साथ साथ खुद PTI का रद्द-ए-अमल भी देखने वाला होगा। इसी पर जरा बात करते हैं। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक ज़माने में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी ज़रूर थी, लेकिन इसके बाद तो ताल्लुकात ऑब्वियसली इंतहाई कशीदा ही रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही को हिमायत का यकीन दिलाने के इतने बड़े यू टर्न की वजह क्या है भाई आपकी?
ऐसी कोई बात भी नहीं है कि हमने कोई उनसे इत्तेहाद करने की या उनसे हमने कोई यू टर्न लेने वाली वो कोई बात भी नहीं है। PMLQ आज भी अपनी हैसियत जो है वो बरकरार रखती है, असेंबली के अंदर भी और बाहर भी। जिस एक सहाफ़ी के सवाल पर ये जवाब ज़रूर दिया था जब उन्होंने मवाजना किया कि आप बुज़दार को बेहतर समझते हैं या परवेज़ इलाही को, तो उसमें ये जवाब था, वो भी पपेट था, ये भी पपेट है, उस पर आमरीत की छतरी कायम थी, यहाँ पे वो छतरी कायम नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो निस्बतन बेहतर था। वो पहले तजर्बा भी रखते थे, उनके पास पहले CM का ऑफिस भी रहा, उनके पास स्पीकर का भी रहा, वो लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी रहे, वो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन भी रहे। इस हवाले से उनकी गवर्नेंस इनसे बेहतर थी। इसके अलावा ना कोई उनसे इत्तेहाद है, ना कोई उनकी तरफ यू टर्न, ना ही उनके से कोई। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए तैयार हैं? कोई बात हुई है उनसे या ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं, बस ऐसे ही आइडिया आ गया पीपल्स पार्टी को? नहीं, ये तो परवेज़ इलाही साहब ही बता सकते हैं कि वो ख्वाहिशमंद हैं या ख्वाहिशमंद नहीं है। पीपल्स पार्टी या मैं कोई उनका स्पोक्समैन तो नहीं कि उनके लिए बेहतर जवाब दे सकूं। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का कोई ऐसी ख्वाहिश है या कोई ऐसा इरादा है। हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। मिलेंगे आपसे। हैव अ ग्रेट वीकेंड, सी यू, खुदा हाफिज़।